राहुल गांधी जी पूरे देश में सड़कों के नेटवर्क उनके समय में रिकॉर्ड समय में तरक्कियां होती हैं। अखिलेश यादव जी 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे बनाते हैं, रिकॉर्ड समय में बनाते हैं। दल के हित से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश में निर्माण की रेखा अखिलेश यादव के हाथ में है और विध्वंस की रेखा भाजपा वाली। कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस में थे, भाजपा की सत्ता है भाजपा में। कल की डेट में फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भरोसा कीजिए सारे के सारे लोग फिर कांग्रेस में लाइन लगा करके। 4 दिन पहले हमारी खाट सभा करा रहे थे, 4 दिन बाद हमारी खाट उठा रहे थे। हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, और किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, और दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। भाई जीते मोदी हारे योगी, हमने कि ये नहीं चलने वाला। हमने कहा मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं तो मोदी जीत रहे हैं, और यूपी में हार रहे हैं तो योगी हार रहे हैं। इसको कई लोगों ने दूसरे तरीके से लिया। आप बहुत साफ सी बात है, जो गुजराती लॉबी है ये किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। उनके अपने ही लोगों ने मंच सजा करके उनको बाहर किया था। आपके याद है कहाँ रह गई विरासत की? उस शख्स ने तो कमाया है जो कुछ भी कमाया। इसीलिए कांग्रेस देश बनाती है, सपा उत्तर प्रदेश बनाती है, और भाजपा वाले देश को तोड़ने का। किसी को नौकरी मिल रही हो तो बताइए, टीचर्स तो मार खा रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी तो नरेंद्र मोदी जी को ऑलरेडी हरा चुके हैं। ये वाला जो आपका पॉडकास्ट था कितना वायरल है लोगों के बीच में, गांव-गांव जा रहा है, पांव-पांव जा रहा है हर जगह पे। हम तो नगर कम से कम 100 लोग हमको बता चुके हैं कि भाई ये वाई कैटेगरी की श्रेणी किसी चौधरी को क्यों, बाउंसर्स किसी एंकर्स के साथ में, किसी अर्णव गोस्वामी के साथ वाई कैटेगरी की श्रेणी में किस सुरक्षा। अगर राहुल गांधी जी के ऊपर एक अनपेक्षित और नीच आक्रमण अनुराग ठाकुर करते हैं तो जवाब कौन देता है? अखिलेश यादव। जवाब अखिलेश यादव। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर, और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश के। कह रहे थे 10 लाख वोटों से जीतेंगे, अजय राय जी के सामने 1.5 लाख वोटों से जीते। अगर इस पूरे देश में चुनाव आयोग के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी, पावस देख रहीम मन कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन ये निर्णय तो श्री राहुल गांधी जी का था, और बाकी सब लोग देश को बनाने में उन्होंने क्या किया, अपना प्रधानमंत्रित्व तो छोड़ा, इतना बड़ा त्याग किया। किसको प्रधानमंत्री पद पे? झूठे लोगों की पार्टी, आप पार्टी, आम आदमी। हम तो आम आदमी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन सबसे बड़े करप्शन वाले। जो मीडिया ने जो पाप किया है इसकी सजा इनको मिलेगी। चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है कि जो 2024 में वोट पड़े थे वो फर्जी थे। शंकराचार्यों को पूछा नहीं, शंकराचार्यों को अपने लोगों से गालियां दिलवाई। चुनावी उसमें कहा कि देश में तो 2 ही जातियां हैं, गरीब की एक अमीर की। दोस्तों नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और डीएनएम पॉडकास्ट में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं कांग्रेस के, वैसे तो स्पोक्समैन हैं, लेकिन मैं उनको मानता हूं कि वो बहुत बेबाकी से अपनी बात को टेलीविज़न पर रखते हैं, और उनकी जब बात रखी जाती है तो लोग सुनते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी सारी बातें तर्कपूर्ण होती हैं। कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपका स्वागत है डीएनएम पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद देवकानंदन जी, आपका ये चैनल बहुत चर्चित चैनल हो रहा है। ईश्वर करेगा कि भी बहुत तरक्की करेगा। आपके पॉडकास्ट वास्तव में बहुत वायरल जा रहे हैं। नहीं, थैंक यू। लेकिन हमारा जो पहला सवाल था सुरेंद्र जी, वो आपसे, करीब 40 साल हो गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए, और इन 40 सालों में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को, बल्कि एक क्या मैं 2 व्यक्तियों को देख रहा हूं जो लगातार अपनी वायस को, कांग्रेस की वायस को सबके सामने रख रहे हैं। उन्हें जरा भी ये नहीं लगा कि क्या कांग्रेस कभी सत्ता में भी आएगी, क्या कभी हम भी पावर में आएंगे। देवकी भाई, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर आप राजनीति को अपना व्यवसाय बनाते हैं तो हानि लाभ के लिए काम करेंगे आप, लेकिन अगर वो आपकी जीवन जीने की शैली है तो फिर हानि लाभ से कहीं ऊपर आप चले जाते हैं। आप समाज के लिए आते हैं। आप राजनीति को जब जीना चाहते हैं, जीते हैं जब आप, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी स्पष्ट चीज आती है कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो हम इसको थोड़ा सा और तरमीम कर देते हैं कि जितनी ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स है,
उसमें हमें ये लगता है कि तुझमें सब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो जब आप इस बात को करते हैं तो लगता है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के डीएनए में है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें तो कहीं दो राय नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के जो क्या नाम, जिसको आप कहें कि प्रणेता थे, लोग थे, नेता थे, महात्मा गांधी से लेकर के और आज तक जितने भी लोग थे, और विशेष रूप से आज़ादी के आंदोलन में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान दिखाने में, बताने में, दुनिया की एक जगह लाने में और हिंदुस्तान को एक करने में, सारे रियासतों के साथ एक मिलाने में और हिंदुस्तान का क्षेत्रफल बढ़ाने में कांग्रेस के उन नेताओं की भूमिका रही। और कांग्रेस ने इस देश को बनाया, तो हम अगर कांग्रेस में हैं तो ये कांग्रेस के लिए नहीं, हमारे लिए गर्व का विषय होता है। तो हम इस वक्त कांग्रेस को और इस सेकुलर पॉलिटिक्स को जीने में भरोसा करते हैं, बनस्पतन इससे कुछ लेने के लिए नहीं। ये तो ठीक बात है कि जीने में भरोसा करते हैं, लेकिन जब मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स शुरू होती है देश में, उसके बाद से ही कांग्रेस का पतन एक तरीके से शुरू हो जाता है। और देश में ही क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे देश में एक तरीके से कांग्रेस ढलान की तरफ बढ़ती है। और कई स्टेट में जो वहाँ की स्टेट की जो पार्टीज़ हैं उनके ऊपर वो आश्रित हो जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, तमिलनाडु में, मतलब इस तरह की जो पार्टियां हैं उनके पीछे कांग्रेस हो जाती है। तो क्या मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स में ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स है वो, उसमें पब्लिक इसको समझ नहीं पा रही है या सेकुलर पॉलिटिक्स उसमें एंट्री नहीं ले पा रही है? एक्चुअल में आपके दो प्रश्न हैं और मैं दोनों से सहमत हूं। एक प्रश्न आपका ये है कि साहब क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे हम लोग हैं कई जगहों पर, ये बात अपने आप में सच है, स्वीकारता हूं मैं इस बात को, हम में हिम्मत है स्वीकारने की। और दूसरी, मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को पीछे किया, ये बात भी अपने आप में सच है। क्योंकि मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स में धर्म की पॉलिटिक्स और जाति की पॉलिटिक्स कांग्रेस के लिए करना बहुत आसान था। सब कुछ था कांग्रेस के पास, क्यों नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऑप्ट किया कि हम ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। नहीं, ये तो नहीं कर सकते कि क्योंकि राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। मैंने बताया ना कि धर्म की पॉलिटिक्स की जगह पर अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से देखें कि विवाद के खत्म होने के लिए एक संवाद की स्थापना करने की बात उन्होंने करी, और विवाद को अगर ख़त्म हो जाए तो संवाद हो जाए तो देश तरक्की करेगा। देश में अगर अननेसेसरी का सोशल अनरेस्ट हो तो देश तरक्की नहीं कर सकता। राजीव गांधी जी का, चूंकि हम लोग तो छोटे थे उस वक्त, राजीव गांधी जी का जो विज़न था वो वास्तव में बहुत बड़ा विज़न था। वो इस तरीके की बातों को, धर्म की पॉलिटिक्स को लेकर के कतई नहीं करते थे। उनका कि विवाद का समाधान हो जाए, एक लंबे समय से विवाद आ रहा है वो ख़त्म हो जाए, ये उनका मकसद था। अब उसी चीज़ को, जैसे आज की डेट में भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या सांप्रदायिक ताकतें हों, हर चीज़ पे सवाल करते हैं, हर चीज़ पे, और इतने ज़्यादा कुतर्कपूर्ण सवाल होते हैं उनके कि आप खुद हैरानी मान जाएंगे। आप तो प्रिंट मीडिया के पुरोधा हैं, तो आप देखिए कि क्या क्या सवाल होते हैं उनके। आप जब से भी क्या नाम पत्रकारिता में हैं तब से और आज तक में तमाम आप चीज़ों को देखेंगे तो इतिहास के कितने उनके जिसको कहा जाए जाहिलाना सवाल होते हैं। तो मेरा ये कहना है, जब इन्होंने आप मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स में, कि हमारे लिए बड़ा आसान था मंडल की पॉलिटिक्स करना भी और कमंडल की पॉलिटिक्स करना भी, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हमने ऑप्ट किया कि नहीं, हम मंडल और कमंडल दोनों की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जो पॉलिटिक्स हमने विकास की करी है कि लगभग 1948 में जब हमारे पास बजट 150 करोड़ का था, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान क्या नाम को हमने आज़ाद किया, हमने अंग्रेजों को भगाया यहाँ से, तो 150 करोड़ का बजट था। और 2014 में जब हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है, हम लोग चुनाव हारे हैं, तो लगभग 40 लाख करोड़ का बजट हमने उनको दिया।
150 करोड़ के बजट में से 40 लाख करोड़ तक के बजट की यात्रा ये कांग्रेस ने की। कांग्रेस का ये क्या नाम एक कहा जाए यूएसपी है। तो वो यूएसपी जो जहां पर विकास का यूएसपी हो, जहां पर आप कोऑपरेटिव संस्थाओं को बढ़ाने की यूएसपी करें, जहां पर आप जब 150 करोड़ का बजट है, जब फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आता है हमारे पास, तब हम भाखड़ा नंगल डैम की बातें करते हैं, हम सैनिकों के साजो सामान नहीं खरीदते। हम IITs बनाते हैं, हम एम्स बनाते हैं, हम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते हैं, हम भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते हैं, परमाणु शक्ति का राष्ट्र बनाते हैं, हम एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करते हैं, हम हरित क्रांति करते हैं, हम दुग्ध क्रांति करते हैं, हम बैंकों का नेशनलाइजेशन करते हैं, हम PSUs बनाते हैं। आप देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हम जो है कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना करते हैं। और जब कांग्रेस कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना करती है देवकी भाई, तो पूरे देश का किसान महाजनों के जाल से मुक्त होता है। हम पंचायती राज लाते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, मैं आपको बड़ा एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। जब राजीव गांधी पंचायती राज लेकर के आए तो सब लोगों ने इधर उधर की बात की, लेकिन क्या आपको मालूम है एक पंचायती राज विधेयक ने इस पूरे देश में 29 लाख नए राजनीतिक पदों को जन्म दिया। हाँ, ये जो ग्राम प्रधान, BDC एंड अदर्स, मैं आपको बताऊं, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर के आप जो जितने भी आप वो करें, 29 लाख पदों को। लेकिन इतना सब कुछ कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी ने किया, इसके बाद भी 29 लाख नए एक तरीके से राजनीतिक पद मिले। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं अभी, और ये खत्म नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप उस चीज को देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन राजीव गांधी जी का किया हुआ। उसके बाद आप आ जाइए कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा। आप देखिए ना, तो जो कांग्रेस पार्टी है अपने कामों की बदले, हाँ कुछ कमियां भी रही कांग्रेस की, ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि नहीं, कमी तो रहती है, लेकिन 29 लाख हजार नहीं सर, 29 लाख पॉलिटिकल पद क्रिएट किए, डिजिटलाइजेशन किया, सब कुछ किया कांग्रेस ने। लेकिन क्या 2014 के बाद से ये पब्लिक समझ नहीं पा रही है क्या कि कांग्रेस ने भी कुछ किया? क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो भी कांग्रेस पे सवाल खड़े करते हैं, जो यूथ है वो समझने को तैयार नहीं है। देखिए हर चीज का एक समय होता है, ये एक समय का चक्र है। समय के चक्र में हम आपको बड़ी ईमानदारी से बताएं कि कांग्रेस की कुछ कमियां भी हैं। जैसे हम आपको, कांग्रेस अपना इतिहास बताने की जगह और कांग्रेस फालतू के सवाल खड़े करने की जगह कांग्रेस देश बनाने में लगी रही। तो जब कांग्रेस और कांग्रेसी देश बनाने में लगा रहा, तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के जो इतर शक्तियां हैं, कांग्रेस से जो लड़ने वाले लोग हैं, शुरुआत में कौन लड़ता था कांग्रेस से? वामपंथी, लेफ्ट लड़ते थे, हाँ? लेफ्ट लड़ते, फिर उसका समाजवादी लड़े, फिर वामपंथी लड़ते थे, सोशलिस्ट लड़ते थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये हिंदू महासभा, जनसंघ, राम राज परिषद, RSS, आप इस चीज को देखिए। ये तो शुरू से लड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो नहीं, ये कांग्रेस से नहीं, ये तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। पहले इनका कोई बहुत ज्यादा, जब पहली लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो 489 सीटों पर शायद इलेक्शन हुआ था। हाँ, तो 489 सीटों में हिंदू महासभा, राम राज परिषद और जनसंघ, इन तीनों को मिलाकर के आपको आश्चर्य होगा कितनी सीटें आई थी? 10, कुल 10 सीटें थी। तो उस समय कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई थी और जो रजवाड़ों का जो विलय किया था, और कांग्रेस ही अकेली पार्टी थी सबसे बड़ी जो पूरे देश में जानी जाती थी। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस एकदम नीचे चली जा रही है और चुनाव दर चुनाव लगातार कांग्रेस हार रही है? ये बात अपने आप में आंशिक रूप से सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से एक हम लोगों के खिलाफ, मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस देश बनाने में, पार्टी कांग्रेसी जो हैं और कांग्रेस पार्टी देश बनाने में अपने संगठन को भूल गई। आपको खुद याद होगा, आप देखिए ना कि पहले हम लोगों के 3-3 दिन 4-4 दिन CWC की मीटिंग चलती थी, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे संगठन हुआ करते हमारे थे। तमाम संगठन होते थे। सेवा दल, आप बताइए, सेवा दल, आप
छोड़िए उसको भी, और भी आप इस चीज को करिए। सेवा दल हमारा संगठन था, हमारे तमाम और संगठन थे। अब ये जो गांधी आश्रम किसने बनाया? जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोग थे उनको कोटेदार किसने बनाया? आपको याद आएगा तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने किया। तो हम आपसे जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस देश बनाने के चक्कर में संगठन की तरफ ध्यान देना जो कम हुआ, उससे हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। पहले हमारे ऊपर आक्रमण वामपंथियों का हुआ, उसके बाद हमारे ऊपर आक्रमण जनसंघियों का हुआ, संघ का। और संघ हमेशा 1925 से लगी थी हमारे मुखालिफ। तो हम कमजोर हुए, हमारे शरीर पर आक्रमण, और हमारे शरीर पर जो आक्रमण का जो फाइनल फेज था वो जो दिल्ली में एक झूठे लोगों की पार्टी थी। झूठे लोगों की पार्टी आप मतलब पार्टी, आम आदमी हम पार्टी। तो आम आदमी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सबसे बड़े करप्शन वाले। आप देखिए उन लोगों ने इतना एक नैरेटिव बनाया मीडिया के साथ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। मतलब मीडिया का भी कांग्रेस को खत्म करने में रोल बहुत है। बहुत बड़ा रोल है इसमें, कहीं कोई मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप तो स्पोक्समैन है, और हर मीडिया लोग- चैनल पे हाँ, बैठते हाँ, हैं, बिल्कुल। नेशनल और हाँ, लोकल सारे हाँ, चैनल्स पे हाँ, बैठते हाँ। हैं। तो इन जितने मीडिया वालों ने, जो मेन स्ट्रीम जो सो कॉल्ड मीडिया था, पहले 2014 से पहले ये मीडिया जो था ये विपक्ष का माई बाप होता था। विपक्ष का माई बाप होना भी चाहिए मीडिया को। और विपक्ष का माई बाप होना भी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का पहला है कि प्रश्न पूछिए, सत्ता से ही प्रश्न पूछेंगे। लेकिन 2014 के बाद ये सत्ता का मानस पुत्र हो गया। अब विपक्ष से सवाल कर रहा है। अब सारे सवाल विपक्ष से, सारे सवाल विपक्ष से। तो मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले, अन्ना, विवेकानंद फाउंडेशन, इन सब का मिल करके जो दिल्ली में मीडिया के कैमरों के साथ रोल रहा ना, शीला दीक्षित के साथ क्या बदतमीजी की उन्होंने, आपको याद हो। निर्भया केस, मतलब शीला दीक्षित जैसी भली महिला, उसके साथ कोई मैन हैंडलिंग करने की सोच सकता है? क्या क्या नहीं कहा उनके लिए। तो एक नैरेटिव बनाया 2010 से 2014 के बीच में, जिसमें एक और नाम, सुब्रमण्यम स्वामी टाइप के लोग जो सुप्रीम कोर्ट से हाँ, कांग्रेस को, तो हर तरफ से कांग्रेस के ऊपर आक्रमण हो रहा था। कांग्रेस देश को बनाने में लगी थी, कांग्रेस के पास संगठन के लिए शायद समय कम था। देश को बनाते भाई आदमी तो वही थे ना, सोनिया जी और बाकी सब लोग देश को बनाने में। उन्होंने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री तो छोड़ा, इतना बड़ा त्याग किया, किसको प्रधानमंत्री पद पे लाए? दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट को, दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट को प्रधानमंत्री पद पे। उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी सुधारी। नहीं, लेकिन जब 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कहा यही जाता था कि ये प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन जो सारे फैसले होते हैं वो 10 जनपद से होते हैं, मतलब सोनिया गांधी जी खुद करती हैं। सबसे बड़ा झूठ। फिर वही मैं मीडिया को कह रहा हूं कि जो मीडिया ने जो पाप किया है इसकी सजा इनको मिलेगी। जो झूठ मीडिया ने नैरेटिव गढ़ा है, सोनिया जी जैसा डेमोक्रेट आदमी इस दुनिया में चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ दे। उन्हें अगर उन्हें चलाना ही होता इस तरीके से तो प्रधानमंत्री नहीं बन जाती क्या? हाँ, बन सकती थी, फिर उनके पास बहुमत था, बहुमत समर्थन था, हर आदमी रो रहा था आपके सामने। वो आपको घटना याद होगी जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं, और मैं मनमोहन सिंह जी को, वो आप उसको याद करिए। तो एक ये जो नैरेटिव लोग गढ़ते हैं ना श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, ये मूल रूप से झूठे और पापी लोग हैं। पाप लगेगा इनको। मैं राजनीति से इतर बात कर रहा हूं। उस सभ्य, उस भली महिला, जो इतनी डेमोक्रेट महिला है, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया देश की तरक्की के लिए, ऐसे आदमी को लेकर के जिसकी सब सख्त जरूरत थी। देश इकोनॉमिक कंडीशन में वीकेंड था। वो आप देखिए, जिस समय हमारी 720 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, उस शख्स ने 2014 में जब गद्दी छोड़ी है तो 2.31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करके छोड़ी। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री लाई। आप लोग कहते हैं, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं कि सोनिया जी का कोई वो नहीं था, कतई रोल नहीं रहता था। हमारा परमाणु का जो 2008 में
दुनिया से समझौता हुआ जो बैन हटा हमारे ऊपर से, आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि हमारा संगठन उसके साथ नहीं था। लेकिन 2004 से 9 तक सरकार चलती है। हाँ। और 9 में फिर एक बार सरकार वापस आती है, कांग्रेस रिपीट करती है। हाँ, बिल्कुल। ये राहुल गांधी को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन ये निर्णय तो श्री राहुल गांधी जी का था ना, हम लोगों का नहीं था। हम लोग तो सब लोग चाहते थे कि देश में एक राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री पद पर आए। श्री राहुल गांधी जी बहुत परिपक्व हो चुके थे और उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन अब वो बने नहीं। तो हमारे सभी लोगों की आकांक्षा थी, अपेक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार करेंगे, लेकिन उनका अपना निजी निर्णय था, तो उस निर्णय का भी सम्मान होना चाहिए। तो कांग्रेस को 2014 में जो नुकसान हुआ 9 से 14 के बीच में, वो क्या राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद नुकसान इतना नहीं होता जितना हुआ? मैं देवकीनंदन भाई आपको साधुवाद दूंगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि निश्चित तौर पर अगर श्री राहुल गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री पद पर आ जाते तो हमें उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि नैरेटिव जो बिल्ट किया इन लोगों ने, जो राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री हो जाते तो वो जो नैरेटिव उनका एक युवा का नैरेटिव था, उनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच का नैरेटिव था, वो शायद हमें जो पॉलिटिकल हमें नुकसान, देश को तरक्की मिली है 2009 राहुल गांधी रहते तो क्या तरक्की नहीं मिलती? मिलती ना, राहुल गांधी रहते देश को खूब तरक्की मिलती, लेकिन चूंकि हमने बताया ना आपसे कि इकोनॉमिक रूप से और मजबूत और स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारा अप्रोच था सरदार मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रखने का, वो कहीं ना कहीं अगर 2009 से 14 के बीच में श्री राहुल गांधी जी आ जाते तो निश्चित तौर पर मेरा अपना निजी मत है कि बहुत ही बेहतर हम लोगों का प्रोग्राम होता और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते और नुकसान की संभावनाएं बहुत कम रहती। नहीं, राहुल गांधी को जो मीडिया है और जो विपक्ष के नेता हैं वो बड़ा अगंभीर नेता मानते हैं। जैसे कई बार मैंने संसद में देखा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी उनको सलाह देते रहते हैं कि आप अपने व्यवहार में बर्ताव लाए, ठीक करिए, मतलब। और मीडिया उन्हें एक समय था जब कहता था कि ये पप्पू हैं। एक बड़ा पुराना कबीर का दोहा है कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। ये बरसाती मेंढक। नहीं, बरसाती मेंढक कौन? हाँ, मैंने कहा ना कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधत मौन, और अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। ये सच में, चाहे वो क्या नाम आसन के ऊपर मेरी ये टिप्पणी ना मानी जाए, मैं ओम बिरला जी की बात करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सारे नेताओं की बात करता हूँ जिनको जो राहुल गांधी जी से जब कैमरा ऑफ होता है और सदन नहीं होता है तो मिलने के लिए आतुर रहते हैं। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते कि इनसे पढ़ा लिखा शख्स कोई नहीं, इनसे जीनियस शख्स कोई नहीं है, हमने इनको पढ़ने के अलावा कहीं कोई देखा ही नहीं, जिनसे पूरी दुनिया चर्चा करती है देश के विकास पर, देश के इतिहास पर, देश की समग्रता पर, और क्या नाम आने वाले आसन्न खतरों पर, अर्थव्यवस्था पर, एआई पर। ट्रक ड्राइवर उनसे चर्चा करते हैं कि केबिन एसी होना चाहिए उनका। मोटर मैकेनिक उनसे चर्चा करते हैं कि साहब कैसी गाड़ियां, किस तरीके से क्या क्या परेशानियां होती हैं। लोहार उनसे, सुनार उनसे, कुली उनसे, नल नील कोल भील, पिछड़ा आदिवासी दलित, सब उनसे चर्चा करने में अपने आप को सहज पाता है और तरक्की की चर्चा करता है। और उस आदमी को ये लोग कहते हैं कि अगंभीर व्यक्ति है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का कि ऐसे लोगों की बात सुनी जाती है। ऐसे लोगों को तो स्नब करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगंभीर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं या अगंभीर व्यक्ति राहुल गांधी जी हैं। जब कोरोना आया था, कोरोना काल में राहुल गांधी जी की कौन सी बात गलत साबित हुई और नरेंद्र मोदी जी की कौन सी बात सही साबित हुई? आप ताली और थाली बजवा रहे थे। वो एक आदमी ताली थाली बजवा रहा था, दूसरा आदमी कह रहा था कि देश में आर्थिक सुनामी आ रही है, आपको रोकना पड़ेगा।
देश में एक बड़ा क्या नाम कोरोना आ रहा है, एक महामारी आ रही है, आपको रुकना पड़ेगा। और क्या नाम नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप को नमस्ते ट्रंप के लिए अहमदाबाद में इनवाइट कर रहे थे। 6000 उनके सिक्योरिटी वाले आए थे उस ड्यूरेशन में अमेरिका से, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे उस ड्यूरेशन में? ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? आंकड़ों को छुपाने में लगे हुए थे। जिस समय पूरा का पूरा हिंदुस्तान ट्रेन चलाने की मांग कर रहा था, पूरे देश में ट्रेन उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। जो जहां था वहीं मर रहा था। अपने घर नहीं लोग पहुंच पा रहे थे। हैदराबाद से जो गोदावरी प्रोजेक्ट से था, आपसे बताऊं देवकी भाई, लोग हैदराबाद से पैदल चल करके आ रहे थे। मैं यहां शहीद पथ पर मिला था उनसे। तो जब ट्रेनें चलनी चाहिए थी तब रोक दी, और जब रोकनी चाहिए थी तब चला दी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की कौन सी एक बात आप बता दीजिए गलत साबित तो हो? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं जी। ये अक्सर जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, बीजेपी के लीडरान हैं, आज की तारीख में जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी कहते हैं कि राहुल गांधी अभी भी पप्पू जैसा ही अपना व्यवहार करते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, पप्पू तो हम लोगों के यहाँ एक नाम हुआ करता था, और इसको पप्पू का आशय उनका क्या रहता है? देखिए, दो चीज़ें बड़ी साफ हैं। मैं आपसे एक ही बात खाली कह दूं राहुल गांधी जी के बारे में, वो जीनियस आदमी हैं और उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो गांधी परिवार से हैं, और वो गांधी परिवार, जिस गांधी परिवार ने 43 साल आज़ादी के लिए जेल में बिताए। गांधी परिवार के सारे सदस्यों को आप उठाइए, 43 साल उन्होंने जेल काटी है। उसके बाद हिंदुस्तान को बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उसके बाद इंदिरा जी का, उसके बाद राजीव जी का, या उसके पूरी कांग्रेस का, जिसमें नरसिम्हा राव जी भी हैं, और आप कहेंगे कि नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं ले रहे, पूरी कांग्रेस का। लेकिन वर्चस्व और नेतृत्व तो गांधी परिवार का ही ना। जिन लोगों ने ये बनाया हो, उन लोगों के ऊपर लांछन लगाकर अपने आप को प्रमुखता में लाना, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। इस पर भी क्या बीजेपी और जो बाकी जो राहुल गांधी के अगेंस्ट लोग काम करते हैं, हाँ। वो क्या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अरबों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों नहीं, विदेशी एजेंसियां हायर करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। अरबों रुपए खर्च करके राहुल जी की इमेज को खत्म करने का जो है साजिश रचते हैं। अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए। में जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब से राहुल गांधी जी आए हैं, तब से संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के साथ मिल करके, फिर से मैं कहता हूं मीडिया के साथ मिल करके, जो है अरबों रुपए खर्च करके उनकी इमेज को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ? आपके सामने है। जितना आपने उन्हें दबाने की कोशिश की, उतना ही वो निखर करके आपके सामने आए। आप भारत जोड़ो यात्रा को उठाइए। नहीं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की 2 बार उन्होंने की, और मुझे लगता है, मैं ठीक से पता नहीं, मुझे गांधी जी की यात्रा के बाद शायद राहुल गांधी की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है पैदल। नहीं, शंकराचार्य जी की यात्रा। शंकराचार्य जी की यात्रा, आदि गुरु शंकराचार्य जी। देखिए, वो धार्मिक यात्रा थी। मैं विवाद नहीं करूंगा कि उसमें लोग कहें कि शंकराचार्य जी से तुलना कर रहे हैं, मैं यात्रा से तुलना कर रहा हूँ। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद अगर सबसे बड़ी कोई पैदल यात्रा इस देश में हुई तो श्री राहुल गांधी जी ने की। इतनी बड़ी पैदल यात्रा राहुल गांधी जी ने की, लगभग पूरा देश उन्होंने कवर किया। उसके बाद कई जगह चुनाव हुए, फिर चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो इलेक्शन तक बात आएगी ही आएगी। इसके बाद भी पब्लिक ने उनको वो मैंडेट नहीं दिया जितना वो समझने का दावा कर रहे थे। ये बात अपने आप में, देखिए, हम भी आखिरी में रिजल्ट सब कुछ होता है, लेकिन आप इस चीज को तो देखेंगे ही ना कि 54 सदस्य थे हमारे, 100 हो गए तो 100 हो गए, तो लगभग दुगना हुआ। हम 50 और कर जाते अगर इस पूरे देश में चुनाव आयोग के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी जो आरोप लगते हैं वो न किए होते। मतलब क्या 2024 के चुनाव में भी चुनाव आयोग ने बेईमानी से सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी को जिताई? ये तो चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी ये बात कह तो रहे हैं अभी। नहीं, चुनाव आयोग भी कह रहा है। आप इस चीज को देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं।
जी SIR कह रहे हैं, हाँ। चुनाव आयोग विशेष पुनरीक्षण कर रहा है, हम्म, बिहार में कर रहा है, अभी देश में तो अभी चालू होगा। बिहार में वो कहता है कि साहब लगभग 35 लाख वोट जो है वो फर्जी हैं, इनका कटना है। तो अगर भैया 65 लाख वो वोट हैं जो 2024 के इलेक्शन में पड़े थे ना, तभी तो आप जीते हो, फर्जी वोटों से जीते हो ना आप। नहीं तो वो तो जब उनको पता चला तो सही कर रहे हैं। नहीं वही इसका मतलब आप बात समझिए ना, चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है कि जो 2024 में वोट पड़े थे वो फर्जी थे, तभी तो काट रहा है उनको। तो आज की डेट में अगर आप उस चुनाव आयोग में अगर असलियत में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इतने वोट एक राज्य में कटते हैं और सारे राज्यों में कटने लगे और सत्ताधारी दल से आप क्योंकि भाई क्या नाम बहुतायत में तो उनको ही वोट मिले ना, तो अगर आप उनको माइनस कर दीजिए तो भाजपा 100 सीटों पर नहीं रहती। यानी मोदी जी आज की डेट में सही तरीके से नहीं जीते हुए हैं क्या? फिर से राहुल गांधी जी हमेशा कहते थे इस बात को कि गड़बड़ करते हैं, इन्होंने पकड़ ली राहुल गांधी जी ने गलती। हम लोगों की एक ईगल नाम की एक पूरा हमने टीम बनाई थी सबने। अभी तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक की एक विधानसभा में हमने इसका डिटेल सर्वे किया है। ठीक है, तो राहुल गांधी जी अभी कहीं कह रहे हैं, आप देखिएगा उसको, चुनाव आयोग की सारी गलतियां वहां पे हैं, FIR होगी। मैं आपसे फिर से कहता हूं, कैसे गलती हुई अब ये इसकी डिटेल आनी है अभी, चूंकि डिटेल में हमारे पास एक ही चुनाव, क्योंकि इन्होंने कहीं हमें डिजिटल फॉर्म में तो दी नहीं, इन्होंने तो उसमें फॉर्म में दी हमको एक एक चीज, चूंकि इतने संसाधन हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। डिटेल के साथ आपके पास आएंगे, आपके सामने आएंगे और दिखाएंगे कि चुनाव आयोग ने क्या गड़बड़ियां की। अब आप देखिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, आप देखिए 5 साल में महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में 32 लाख वोट बढ़ते हैं 5 साल में, और 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा के चुनाव के बीच में 5 महीने का समय था, 40 लाख वोट बढ़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूएंसी में 29,000 वोट बढ़ते हैं। 120 कंस्टिट्यूएंसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पे ऑन एंड एवरेज 16 से 18-20 हजार वोट बढ़ते हैं। नासिक का एक हॉस्टल में लोग बताते हैं 7,000 वोट। आप इस चीज को देखिए। हमारे नसीम खान की कंस्टिट्यूएंसी है मुंबई में, 28,162 वोट उसमें बढ़ते हैं। नहीं तो क्या ये लोग जो वोट बढ़े, हाँ। क्या फिजिकली वो अवेलेबल नहीं थे या बाहर के लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया? वही अचानक से एक बात बता दीजिए, हम तो यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन जब हुआ 2019 का लोकसभा का, और जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, तो महाराष्ट्र का प्रभारी 2019 में भी था और 2024 में लोकसभा विधानसभा दोनों में था। आप देखिए कि 2019 से 2024 में कुल 32 लाख वोट बढ़ते हैं। जो 2019 में वोटर लिस्ट थी उसमें 32 लाख वोट और ऐड हुए थे, ठीक है ना, प्लस माइनस करके। लेकिन 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। तो ये तो हो सकता है क्योंकि चुनाव आने वाला था तो लोगों को लगा होगा कि भाई हम नाम अगर छूट गया है तो हमको अपना नाम ऐड करा लेना चाहिए क्योंकि हमको वोट देने जाना है। मैं फिर से वही बात आपसे कहता हूं कि वो गहन पुनरीक्षण उस वक्त तो नहीं किया ना इन्होंने। आप इस चीज को देखिए कि अगर 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ रहे हैं तो ये असामान्य नहीं लग रहा आपको? भाई लोग तो उतने ही जागरूक 2019 के लोकसभा से 2024 के लोकसभा तक भी थे ना। खाली ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव तक इतने लोग वो हो गए? और सबसे बड़ी बात, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां इन लोगों ने बेईमानी करने की कोशिश की। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं थी, आप देखिए कितने वोट बढ़े। नहीं तो अगर ये बात हम मान लेते हैं इसको, हाँ। तो इससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से बाहर होगी ही नहीं, क्योंकि वो बेईमानी करती रहेगी। देखिए फिर वही, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। हम तो जनता के पास जाएंगे। और हम एक बात और कह दे रहे हैं कि जनता की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि सीरिया में बशर अल असद 99.1% वोटों से चुनाव जीते थे। आज कहाँ है?
उसके बाद हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। हसीना, शेख हसीना, बंगबंधु की बेटी, चुनाव में गड़बड़ी की, चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी करी। उसका चुनाव आयुक्त गिरफ्तार है इस वक्त। हाँ। बांग्लादेश का कहां है वो आजकल? जनता की ताकत को कोई भी ना ललकारे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई राजनीतिक दल में कोई पार्टी हो, किसी की पार्टी, हमारी हो, उनकी हो, इसकी हो, उसकी हो, किसी की हो, क्योंकि जनता जो है उसके पास आखिरी हथियार वोट है। अगर आपने उसके वोट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो जनता उठ खड़ी होगी। ये मैं सभी लोगों को कह रहा हूं कि सत्ता किसी के पास परमानेंट नहीं। शेख हसीना से सबक सीखना चाहिए सबको, बंगाल के जो बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त से सबक सीखना चाहिए सब लोगों को। तो 2024 के चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश की जनता उठ खड़ी हुई थी क्या? बिल्कुल। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान, किसान, और अगर इन लोगों ने ठीक तरीके से 7-8 सीटों पर बेईमानी बड़े तरीके पर न करी होती, फिर बेईमानी आ गई। हाँ, मतलब यूपी में भी बेईमानी हुई। अरे आप देखिए ना, मैं तो बासगांव की सीट पे, आप जीती हुई सीट हमारी, फर्रुखाबाद की जीती हुई सीट हमारी, मेरठ की जीती हुई सीट हमारी। हम तो कहते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये जांच का, और ये जांच होगी, आज नहीं होगी कल होगी। आप देखिए ना, हम तो बहुत मजबूत, हम आपको बताएं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी लहर थी नरेंद्र मोदी जी की, बम बम हो रही, कह रहे थे 10 लाख वोटों से जीतेंगे। अजय राय जी के सामने 1.5 लाख वोटों से जीत पाए, मात्र 1.5 लाख। क्या लगता है कि अजय राय अगर थोड़ी और मेहनत करते तो क्या मोदी जी को हरा सकते थे? बिल्कुल हरा सकते थे, इसमें कहीं कोई दो राय। 2 राउंड शायद पीछे भी चले मोदी हाँ, जी। 2 राउंड मोदी जी पीछे चले, क्यों नहीं हरा सकते थे? अजय राय जिस तरीके से जमीन पर काम किए हैं, जिस तरीके से जमीन पर उन्होंने काम किया, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, वो दवा के लिए, हर तरीके के कामों के लिए वो लगातार लगे रहते हैं। नहीं, ये अजय राय जी का काम था या नरेंद्र मोदी जी के प्रति बनारस के लोगों का गुस्सा? देखिए, एक चीज तो तय है कि अजय राय जी ने मेहनत बहुत की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अजय राय जी और इंडिया गठबंधन ने, और मैं मतलब अजय राय जी और कांग्रेस का जो हमारा संगठन था, अजय राय जी ने लगातार 24 घंटे वहाँ काम किया, और उसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर मेहनत की, सभी लोगों ने मिल करके अगर थोड़ी सी 10-20% और मेहनत कर दी होती तो नतीजा कुछ और होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन और मैं जो बात आपसे कह रहा था अयोध्या की, आप देखिए कि पूरे देश में 2 सीटें हैं। एक अयोध्या की सीट है जो जनरल सीट थी, अयोध्या जैसी, और सबसे ज्यादा इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा चोरी भी की, वो तो पूरे देश में वोट मांगा, और पूरे देश में वोट भी मांगा। आपके सामने है, अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करी, शंकराचार्यों को पूछा नहीं, शंकराचार्यों को अपने लोगों से गालियां दिलवाई, नरेंद्र मोदी जी को शंकराचार्य से, इनसे सबसे ऊपर रखा। तो क्या शंकराचार्य नाराज हो गए, इससे भगवान भी नाराज हो गए क्या? अब देखिए, मैं ये तो नहीं, राजनीति में मैं भगवान को नहीं लाना चाहता, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन निश्चित तौर पर देवता हमारी जनता तो है, ये भगवान तो हमारी जनता है, वो तो नाराज हुई। जनता तो देवतुल्य जनता है, तो जनता तो नाराज हुई। लेकिन क्रेडिट गोज टू अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस इतनी सीटें जीती है लोकसभा में, और स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं अमेठी से, जहां के बारे में कहा जाता है बहुत सारा काम उन्होंने किया है अमेठी में, जैसा वो प्रचार करती थी, तो क्रेडिट तो अखिलेश यादव को जाता है कि अखिलेश यादव की वजह से कांग्रेस इतनी सीटें जीत गई। एक बड़ा पुराना गाना था फिल्म शोर का, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो उसकी एक लाइन है कि तू मौज है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, और जिस लाइन के लिए मैंने ये बात कही, उसकी अगली जो वो है कि तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। मतलब ये दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। ये जो चीजें चली ना जनता के बीच में, उसमें कोई कहे कि अखिलेश यादव जी का ज्यादा, कोई कहे राहुल गांधी जी का ज्यादा, एज ए टीम जो काम हुआ, आप इस चीज को देखिए कि एज ए टीम काम हुआ है।
तो ये टीम 2027, चूंकि यूपी की हम बात अगर करें तो 2027 आने वाला है, तो ये टीम बरकरार रहेगी? टीम बरकरार है, पूरी तरीके से बरकरार है। आप देखिए संसद में, देखिए एक दूसरे के पूरक होकर के बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी के ऊपर एक अनपेक्षित और नीच आक्रमण अनुराग ठाकुर करते हैं तो जवाब कौन देता है? अखिलेश यादव। जवाब अखिलेश यादव देते हैं। और जब अखिलेश यादव जी का जन्मदिन होता है तो उस वक्त पीडीए की बात कौन करता है? राहुल गांधी जी उनको जन्मदिन की बधाई पीडीए के नाम पर देते हैं। ये जातीय जनगणना और पीडीए, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं कराई है, ये चूक है। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। ये दोनों के बीच में कोई मतलब रेखा जैसी है या दोनों एक ही चीजें हैं? सामंजस्य है ना, दोनों में एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप देखिए, फिर से मैं कहता हूं कि नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़े है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, महिला है, किसान है, नौजवान है। आप इनकी अगर आप उपलब्धता देखिए, इनकी जातीय उपलब्धता देखिए, तो कौन क्या है, क्या ये नहीं पता होना चाहिए? इस देश में आप सारी चीजों की गिनती करते हैं, पशु कितने हैं, पक्षी कितने हैं। आप इस देश में ये भी गिनती करते हैं कि अल्पसंख्यक कितने हैं, बहुसंख्यक कितने हैं। धर्म की आप गिनती करते हैं, जाति गिनती क्यों नहीं? आप शेड्यूल कास्ट की गिनती करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की गिनती करते हैं, पिछड़े की क्यों नहीं? अगर मान लीजिए गिनती हो जाती है जी, जैसे कि मोदी जी ने घोषणा करी दी है जी, कि अब कब होगी अभी पता नहीं है, हाँ। लेकिन घोषणा तो करी दी है कि मैं जातीय जनगणना कराई। तो क्या राहुल गांधी के दबाव में मोदी जी ने ये घोषणा करी? ये तो जग जाहिर है। आप तो हमको बोलने का मौका दे रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ये तो राहुल गांधी जी के ही दबाव में, इंडिया गठबंधन के ही दबाव में हो रही है और राहुल गांधी जी इसके प्रणेता हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। इसके अलावा तो आप मोदी जी ने 2018 से लेकर के और 2024 तक के आप सारे सरकार के जो संसद के अंदर दिए गए भाषण हैं वो जातीय जनगणना के विरोध में। ऑफिशियली इन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी उसमें कहा कि देश में तो दो ही जातियां हैं, गरीब की एक अमीर की। पिछड़ों की बटोगे तो कटोगे, बांटने काटने की बात इन्होंने करी। और अब जब राहुल गांधी जी के दबाव में लगा कि जातियां जग गई हैं, लोग जग गए हैं, लोगों को संसाधनों पर हक वो मांग रहे हैं अपना। इस देश में लगभग 85% संसाधनों पर मात्र 2-4-5% औद्योगिक घरानों का हक है, उनका ही खाली दबदबा है और बाकी का दबदबा नहीं है। अब आप सारे जितने भी आप मीडिया के ऊपर के आप वो उठा करके देख लीजिए। राहुल गांधी जी ने बताया कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में जो लोग क्या नाम ये बनाते हैं, कानून जो बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कानून बनाने के साथ साथ जो लोग बजट बनाते हैं, उन 93 लोगों में 3 हैं सिर्फ। तो कहां से बाकी सब लोगों का हिस्सेदारी की बात आएगी? तो जब राहुल गांधी जी ने तथ्यात्मक रूप से जनता को जगाया तो ये लोग डर गए। ये लोग तो बंदर की तरीके से हैं। लेकिन मीडिया तो उनके कब्जे में है, जनता कैसे जागेगी? बिल्कुल है, मीडिया उनके कब्जे में, मीडिया भी जागेगी, ऐसा नहीं है मीडिया नहीं जागेगी। नहीं तो आप जैसे लोग तो जागे हैं ना। आपको मैं बताऊं, जो नहीं जागेगा, देवकी भाई, मैं आपको जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं कि जो नहीं जागेगा जनता उसको बदल देगी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ईमानदार नहीं बनेगा तो जनता आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया बनाएगी। नहीं, ये तो बात बहुत दिन से हो रही है, तो लेकिन फिर भी जब चर्चा होती है सबसे ज्यादा टाइम आप टेलीविजन पर ही देते हैं। नहीं, हम तो आपको देना चाहते हैं, हम तो सबसे ज्यादा टाइम आपको देना चाहते हैं, आप जैसे और साथियों को देना चाहते हैं। हमें कोई वो नहीं है आपत्ति कहने में, हम तो खुलेआम कहते हैं, क्योंकि आप बोलने का मौका देते हैं, बात रखने का मौका देते हैं। आप लोग वहां पर तो किसी जोशी जी का फोन आता है पीएमओ से, यहां पर से किसी कुमार जी का फोन आता है और सारी डिबेटें वो तय करते हैं। लेकिन आप लोग कम से कम बात पूरी, आप हमसे जितने कठोर प्रश्न पूछे कम से कम जवाब देने का तो मौका देते हैं। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से वो 5 मिनट जिस तरीके से प्रवचन दे रहा है वो बोल रहा होता है और एंकर चुप सुन रहा होता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रवक्ता से सवाल 5 मिनट में करेंगे और जवाब उनको 5 सेकंड में चाहिए, 6 सेकंड में उनको टोकने लगते हैं।
तो मतलब मीडिया को भी जनता ही सबक जनता सिखाएगी। पूरी तरीके से सबक सिखाएगी, सबक सिखाना शुरू कर दिया है। आज की डेट में बड़े बड़े एंकर्स जो हैं बगैर बाउंसर्स के निकलते जनता के रहिए। बीच में नहीं जा पा रहे हैं। ये आपने देखा क्या? कभी आपने सोचा कि भाई ये वाई कैटेगरी की श्रेणी किसी चौधरी को क्यों, बाउंसर्स किसी एंकर्स के साथ में, किसी अर्णव गोस्वामी के साथ वाई कैटेगरी की श्रेणी में की सुरक्षा क्यों? हाँ, मतलब हम लोग इतने आप- दिन से आप- जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, देखो, बहुत आपको- लोगों के खिलाफ खबर लिखी जी। और भाई आज तक बड़े आप- बड़े माफियाओं के खिलाफ खबर लिखी। आज तक आपने एक पुलिस वाला रखा अपने साथ में? हमारे तुम तो अकेले चलते हैं। क्या आपने कभी सुरक्षा मांगी? क्यों? क्योंकि आपने सच लिखा। माफिया भी हो चाहे कोई भी हो, सच के सिपाही को तंग नहीं करता, क्योंकि उसे और परेशानियां दिखती हैं। लेकिन ये लोग तो झूठ के चौकीदार हैं, जो ये इस समय के लोग हैं। तो इसीलिए इनको आप देखिए कि बड़ी बड़ी कैटेगरी की सुरक्षा। तो मीडिया का क्या हाल हो रहा है जनता के बीच में, आपके सामने है। आप अपने चैनल का माइक लेकर के कहीं भी निकल सकते हैं, सर उठा करके निकलेंगे। आपके और साथी हैं आपके चैनल पर, आप कहेंगे तो मैं नाम ले दूंगा, कि वो जाते हैं तो सर उठा के जाते हैं। बिहार में आज की डेट में अजीत अंजुम देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपका पिछले वाला जो आपका पॉडकास्ट था कितना वायरल है लोगों के बीच में, गांव गांव जा रहा है, पांव पांव जा रहा है, हर जगह पे। हम तो नगर नगर कम से कम 100 लोग हमको बता चुके हैं। तो आप देखिए, और दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए, अपना माइक लेकर के, अपने आईडी लेकर के जाने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी, बड़े बड़े लोगों की। मैं उनके पत्रकारों को नहीं कह रहा हूं, पत्रकार कहीं भी हो, किसी भी मीडिया ग्रुप का, वो हमेशा सच्चाई लाने की कोशिश करता है। चलिए, मीडिया पर तो बहुत लंबी बात हो गई। जी। ये राहुल गांधी पर मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी दे रहे बिल्कुल हैं। सही। तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर के उनको मतलब सत्ता से हटा पाएंगे? तो 2024 ही में हटा दिए थे। तो कहाँ चूक हो गई? बताया ना कि जो चुनाव आयोग का, जो चुनाव आयोग मैं फिर वही स्वयं कह लौटता रहा- हूँ कि चुनाव आयोग तो ये बना रहेगा। नहीं, ये तो अब जनता जाग रही है, पहले नहीं पता था ना। अब तो एविडेंस के साथ आ रहा। चुनाव आयोग खुद ही कह रहा है कि हम बेईमान थे। अगर हमने विशेष पुनरीक्षण पहले हुआ हो ये, अगर इस तरीके की काम इन्होंने किए होते, तो ये 60 लाख जो मतदाता नहीं खाली बिहार में, तो ये रिजल्ट होता। और ये रिजल्ट नहीं होता अगर वहां पर इंडिया गठबंधन की बढ़त होती, तो और जगह से तो छोड़ दीजिए, सरकारें ना बनी होती। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी तो नरेंद्र मोदी जी को ऑलरेडी हरा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अब रिजल्ट आना बाकी है, जनता का रिजल्ट। अब जनता जाग करके अपने रिजल्ट को ले लेगी। तो यूपी में जो कांग्रेस है, अभी 2 विधायक उसके हैं है। और एक तो परमानेंट हैं। हाँ। एक तरीके से प्रमोद तिवारी जी थे, जी, जी। और उसके बाद उनकी बेटी आराधना जी हैं रामपुर से। जी। बट 2 से ये संख्या बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? आप हमको बताइए कि जब हमारे 2 विधायक थे, किसी ने कहा था हम कि हम 6 एमपी जीत जाएंगे? 6 पंजे 30। और जहां पे 2 नंबर पे रहे हैं, वहां पर अगर आप आधा करिए, हाँ आपके सामने, मैं देखिए मैं आंकड़ों के साथ हाँ बात कर हाँ, रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस चीज को देखेंगे कि परिस्थितियां थी। 2022 का इलेक्शन 2 ध्रुवीय इलेक्शन था। या तो आप भाजपा के साथ हैं या आप अखिलेश जी के साथ हैं। स्पष्ट था इलेक्शन आपके सामने, आपने तो खुद ही कवर किया, आपने खुद ही तमाम चैनलों पर कहा था उस वक्त, हम और आप साथ में। तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि परिस्थितियां बदल गई। अब आज की डेट में समाज जाग गया है, उसको अपना हक चाहिए। अब जुमलेबाजी की जगह नहीं रही। आप देखिए कि लगातार जुमलेबाजी हो रही है, लगातार जुमलेबाजी हो रही है। और देश में नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलेबाजी कर रही है। किसी को नौकरी मिल रही हो तो बताइए, टीचर्स तो मार खा रहे हैं। 2,95,000 पद खाली पड़े हैं टीचरों के, उनकी भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं है। आप देखें 69,000 शिक्षक आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में लगातार वो कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए 25,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा रहा है।
5,000 स्कूल तो सीधे बंद कर रहे हैं। यानी शिक्षा को भी एक तरफ से आप चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा अपने गांव में पढ़ रहा हो, उस बच्चे को आप 5 किलोमीटर कहेंगे दूर जाकर के पढ़ लो, उसकी अव्यवस्थाएं एक एक स्कूल में 3-3 प्रिंसिपल हो गए हैं। आप देखिए, तो ना तो रोजगार है, शिक्षा की व्यवस्था आप खत्म कर रहे हैं, महंगाई आपने चरम पर कर रखी है, और आप बात करते हैं कि नहीं सिर्फ सारी चीजें ठीक हैं, आप मज़ारों के ऊपर झंडे लगाइए, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढिए, ये खाली काम आप कीजिए, तो देश का नौजवान अब इसको बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप मुझे बताइए ना। हर नौजवान परेशान है। कब तक आप उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगलाते रहेंगे, बहलाते रहेंगे? लेकिन देश का नौजवान ये भी कह रहा है कि जो जाति के आधार पर जो डिवीज़न हो रहा है वो भी हमारे देश के लिए ठीक नहीं, क्योंकि जब मंडल लागू हुआ था 85 के आसपास, तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, और राहुल गांधी जी जब जातीय जनगणना की बात करते हैं, उनको हिस्सेदारी की बात करते हैं बैकवर्ड क्लास को, तो एक बड़ा जो वर्ग है फॉरवर्ड क्लास, उसकी वो एक रत्ती भर चर्चा नहीं करते हैं। नहीं, देखिए फिर से मैं बात बताऊं, बड़े वर्ग को और सामंती वर्ग को दोनों को अलग करने की आवश्यकता है। नहीं, क्या फॉरवर्ड क्लास सामंती वर्ग है? ना, फॉरवर्ड क्लास में तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन आप दोनों सामंत हैं, हम दोनों सामंत नहीं हैं। हम न तो मंडल का विरोध किए थे, और राहुल गांधी स्वयं फॉरवर्ड क्लास से हैं, ऐसा तो है नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई में जितने फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो सच में पढ़े लिखे हैं, आप जैसे पंडित जी, वो सब के सब इस लड़ाई में साथ में हैं। आप देखें, अगर आप उस वक्त भी बात करें जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, क्या कोई जातीय संघर्ष हुआ था? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चंद, एक गोस्वामी था लड़का, वो सेल्फ एमोलेशन के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन सब लोगों का आत्मदाह कराने की कोशिश की थी, ऐसे आरोप संघ पर भी लगे थे, ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लगे थे। वरना तो हर आदमी ने, उस वक्त तो सुरेंद्र राजपूत ने मंडल कमीशन का साथ दिया था, आपने भी पक्ष में ही लेख लिखे थे, कोई आप तो कोई प्रतिपक्ष में थे नहीं। तो आप सामंतवादियों को, अगड़ी जो जाति जो जिस में से लोग हैं, उनसे आपको अलग करना होगा। वो तो स्वयं न्याय के पक्षधर हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, ये सब लोग तो न्याय के पक्षधर हैं। आप देखिए राजपूतों को 562 रियासतें किसने दी हिंदुस्तान को एक करने के लिए? तो आप यहां पर आइए, आपने सबसे ज्यादा त्याग, तपस्या, जितने भी लोग, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी विवाद तो चाहते ही नहीं है, वो तो संवाद चाहते हैं। तो यहां पर जो लोग भी ये समझते हैं, जो लोग ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के, समाज के दुश्मन हैं। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कल तक इसी जाति जनगणना पर जो आप अभी कह रहे हैं वही बातें कहते थे। हाँ, और जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने कहा जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना लाभ गिना रहे। वो तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब मास्टर, वो पहले भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और अब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे। आपके सामने देखिए ना, मैं आपसे फिर से वही बात कहता हूं कि जातीय जनगणना पर कोई भी विवाद किसी वर्ग में, किसी जाति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों के दिमाग में है वो फितूर। कहीं यहां पर वर्ग संघर्ष नहीं होने वाला, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो वास्तव में सही लोग हैं, उन्होंने तो हमेशा देश को बनाने के लिए त्याग किया है, तपस्या की है और बलिदान दिया है, और वो आगे भी देंगे। सुरेंद्र जी, बहुत सारी बातें चल रही हैं जी। एक सवाल मेरा निजी आपसे है। हाँ, बताइए ना। आपने कांग्रेस की ही पॉलिटिक्स क्यों करना शुरू किया? अब ये देखिए, कांग्रेस तो हम लोगों के खून में है, ईमानदारी की बात ही है। फिर मैं आपसे कहता हूं कि सारे राजनीतिक जमात पर या सारी चीज़ों पर आप अच्छाई बुराई के आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन जिसमें सबसे कम कमियां हैं वो कांग्रेस पार्टी। तो इसी वजह से कांग्रेस में आप आए? कांग्रेस, हम जिसको कहते हैं ना, सूदिंग है हमारे लिए। हम तो 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में हैं। मैं कांग्रेस का आपको बताऊं, जब आपने निजी बात पूछी, जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया तो क्रांति कुमार जी, जिनके घर में रीता बहुगुणा जी रहती, जो कांग्रेस की
और प्रदेश अध्यक्ष थी, अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में मुझे क्रांति कुमार जी लेकर के आए और रामकृष्ण द्विवेदी जी लेकर के आए, जिन्होंने जो है आपको याद होगा कि 1971 में जो मुख्यमंत्री थे त्रिलोकी सिंह, टीएन सिंह, उनको उपचुनाव में हराया था। आज़ादी के बाद पहला, आज तक सिर्फ 2 मुख्यमंत्री उपचुनाव हारे हैं। एक झारखंड में, वो बाद में अभी हारे थे, 10-15 साल पहले शिबू सोरेन शायद हारे थे, और या फिर जो है क्या नाम, बाबू एन सिंह हारे थे, रामकृष्ण द्विवेदी जी ने हरा। ये 2 लोग मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में लेकर के आए और ये दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से थे। बाबू गोविंद साहे जी इनके पिताजी थे, नेहरू जी के साथी थे, क्रांति कुमार जी के जो साथी, क्रांति कुमार जी के जो पिताजी थे, इनका क्रांति जी का जन्म ही जो है जेल में हुआ था। माँ भी जेल में थी, पिता भी जेल में थे। और इसी तरीके से रामकृष्ण द्विवेदी जी का भी पूरा परिवार क्रांतिकारियों का परिवार था गोरखपुर से, और उन्होंने टीएन सिंह को हराया था। उस टीएन सिंह को हराया था जिसमें पूरा का पूरा जनसंघ, पूरी की पूरी हिंदू महासभा, पूरी की पूरी आरएसएस उस वक्त लगी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, महंत अवैधनाथ जी थे, क्या नाम, बलराज मधोक थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, नानाजी देशमुख थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, ये सारे 32 बड़े नेता थे वहाँ पर। और इंदिरा जी का परचम रामकृष्ण द्विवेदी जी ने वो किया था। तो इन लोगों के प्रभाव में, इन लोगों ने जो कांग्रेस हमको हमारी रगों में डाली, तो हम कांग्रेस में। अगर मैं सही हूँ तो जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं कांग्रेस की, तब से शायद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आई। हाँ, ये तो बात सच है। तो कभी आपको नहीं लगा कि हमको कांग्रेस से हट करके किसी और पार्टी के साथ काम करना चाहिए? मैं राजनीति में व्यवसाय के लिए नहीं आया। राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं, मेरा पैशन है। जिन लोगों को व्यवसायिक है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके लिए राजनीति व्यवसाय हो सकता है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कांग्रेसी भाजपा में चले गए। जगदम्बिका पाल चले गए, जिनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। संजय सिंह चले गए, जिनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। वो तो देखिए, एक चीज़ है, कोई जो भी जब चीज़ें चढ़ती हैं, हमसे रामकृष्ण द्विवेदी जी कहते थे चढ़त राजा उतरत ग्रह। तो जब चीज़ें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी या सत्ता, तो जो लोग सत्ता के सम्मुख सूरजमुखी हैं, वो सत्ता से विमुख रह ही नहीं सकते। कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस में थे, भाजपा की सत्ता है भाजपा में, कल की डेट में फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भरोसा कीजिए सारे के सारे लोग फिर कांग्रेस में लाइन लगा करके खड़े। नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर भाजपा के बहुत सारे लोग हैं। वो सैद्धांतिक रूप से कुछ बातें उन्होंने गुजरात के लिए कही थी। ये बात उन्होंने सार्वभौमिक रूप से नहीं कही। अच्छा, गुजरात के ही कंटेस्ट में, वो गुजरात के कंटेस्ट में उन्होंने कही थी। आप एक बात बताइए ना, उत्तर प्रदेश में 34 साल से ज़्यादा हम सत्ता में नहीं, यहाँ भाजपा वाले क्या करेंगे? आज की डेट में आप हमको बताइए कौन होगा यहाँ पर? नहीं। लेकिन गुजरात के कंटेस्ट में उन्होंने ये कही थी कि वहाँ 2 ध्रुवीय पार्टी सिस्टम है, और जिस तरीके से हम जीता हुआ चुनाव हारते हैं वहाँ पर, और जब हमें बाद में पता चलता है तो तमाम जगहों पे हमें वो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं वो दिखते हैं, वो खुलासा होता है उनका। वो तो गुजरात के लिए कंटेस्ट में तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, ऐसा वो नहीं है। तो 27 में क्या आपकी पार्टी सत्ता में साझेदार बनेगी उत्तर प्रदेश में? 100% जो है साझेदार बनेगी। इंडिया गठबंधन, राहुल जी और अखिलेश जी साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने ये तय कर लिया है कि इस आतताई सरकार को, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है। लेकिन 2017 में जब 2 लड़कों की जोड़ी का नारा दिया गया था तो ये नारा सक्सेस नहीं हुआ। वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। उस ज़माने में जो गठबंधन हुए या कराए थे, वो आज की डेट में बिहार में चुनाव लड़ रहा है, आपके सामने है। तो वो परिस्थितियाँ अलग थी, मैं आपको बताऊं। ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस के लोग भी और समाजवादी पार्टी के लोग भी, ये दोनों जो है उनके खिलाफ ही बात करते हैं 2017 को लेकर के। एक बात बताइए, जब मन कड़वा है उससे तो क्या मीठा कैसे करेंगे?
जो बात सही है वो चाहे समाजवादी पार्टी वाले लोग हो चाहे कांग्रेस वाले लोग हो, नहीं वो तो सब एक ही बात कहेंगे। तो क्या प्रशांत किशोर उस समय बीजेपी के एजेंट के तौर पर घुसे थे क्या यहाँ? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम इस बात क्योंकि को हम अपनी गलती को दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना नहीं, हमारी गलती तो देखिए, रिजल्ट तो हमारे खिलाफ आया ना, तो गलती तो हमारी मानी जाएगी। लेकिन जो आपने बात कही कि 2017 में आप एक चीज को देख रहे हो, हमने कहा विशेष परिस्थितियां थी। उस परिस्थितियों में जिन लोगों ने वो समझौता कराया वो आपके सामने है। 4 दिन पहले हमारी खाट सभा करा रहे थे, 4 दिन बाद हमारी खाट उठा रहे थे, आपके सामने है। तो हम तो देखिए, ऐसा थोड़ी है कि बड़ा पुराना शेर है ना कि हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, और किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, और दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। तो ये मसला है। तो आज की डेट में 17 वाली बात 27 में नहीं होती, उस समय से गोमती में बहुत पानी बह चुका है। सुरेंद्र जी, आप बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत सलीके से अपनी बात को रखते हैं। मैंने एक शत्रुघ्न सिन्हा का सुना था कहीं पर, किसी इंटरव्यू में वो कह रहे, तो किसी ने पूछा कि भाई कांग्रेस में कौन अच्छा बोलता है, तो उन्होंने आपका नाम लिया, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने। वो मैंने सुना था। शत्रुघ्न सिन्हा क्या आपके जानने वाले हैं? क्या दोस्ती में उन्होंने कहा या फिर? नहीं, मैं उस इंटरव्यू से पहले शत्रु सर से मेरा कोई परिचय नहीं था, और ये उनकी सज्जनता है, उनकी महानता है, वो लिविंग लीजेंड हैं। उन्होंने मेरा नाम लिया, ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी ही, जिसको कहा जाए, बाहिस फ़क्र की बात थी। बल्कि मैंने जब उनसे बात हुई इस इंटरव्यू के बाद उनके, तो मैंने एक ही चीज़ कही थी। हमने कहा सर, उन्होंने कहा आप बोलते अच्छा हैं, तो हमने कहा सर डायलॉग आप ही से सीखें। और ये अपने आप में सच है कि उस जैसा आदमी अगर कुछ एक बात कहे जो लिविंग लीजेंड की स्थिति में है, तो हमने तो उनसे एक ही बात कही कि सर जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। उनके मुंह से इस तरीके के शब्द सुनना वास्तव में एक सपने जैसी स्थिति होती है। और मैं तो शत्रु सर का आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरीके की बात हमारे लिए कही, और अभी भी मैं लगातार उसके बाद कभी कभार संपर्क हम लोगों का होता है, तो हमेशा हमारी जो बात होगी राजनीति पर बात होती है, वर्तमान परिस्थितियों पर बात होती है, सेकुलरिज्म पर बात होती है, और शेर व शायरी पर भी बात होती है। तो शत्रु सर को उससे पहले नहीं मैं जानता था, मतलब मैं तो जानता था लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। मैं गलत बात कह रहा हूँ। हाँ। हम लोग तो बचपन से उनको जान रहे हैं, देख रहे हैं। कह देना छेनू आया था। बड़ी मजेदार बात आपने कही, छेनू आया था। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ को कहाँ आप देखते हैं? बीच में देखते हैं। बीच का मतलब? देखिए, एक बार योगी आदित्यनाथ जी की आप उम्र देखिए, राहुल गांधी जी से छोटे हैं, हाँ, और अखिलेश जी से बड़े, तो बीच में ही हुए ना, तो उनको बीच में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है आज की डेट में, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं को कहाँ देखते हैं वो देखने वाली बात है। गुजराती लॉबी जिस तरीके से उनके पीछे पड़ी है वो देखने वाली बात है। एक चीज तो तय है कि उनका पक्ष और विपक्ष क्लियर है, उनका लव और हेट दोनों चीज क्लियर है। आप देखिए कि लोग कह देते हैं तमाम तरीके की बातें। इस 2024 के इलेक्शन के बाद भी उनके सर पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश करी। हाँ, कई लोगों ने करी। तो हमसे भी पूछा गया, हम बड़ा लोगों ने इस पे विवाद किया कि आप उनके हमने कहा हम समर्थन में किसी के बात नहीं, हम तो भाजपा के विरोध में हैं। कि हमने एक ही चीज़ तो पूछी, हमने कहा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की फोटो लग रही, नरेंद्र मोदी के होर्डिंग लग रहे, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे, अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार हो रही, नरेंद्र मोदी मोदी सरकार सब कर रहे थे। तो उसमें योगी जी कहाँ बीच में? योगी जी कहाँ थे भाई जीते मोदी हारे योगी। हमने कहा ये नहीं चलने वाला। हमने कहा मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं तो मोदी जीत रहे हैं, और यूपी में हार रहे हैं तो योगी हार रहे हैं। इसको कई लोगों ने दूसरे तरीके से लिया। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े अंतरकलह की ओर बढ़ रहे हैं, और उस अंतरकलह के केंद्र में कहीं ना कहीं योगी तो है ही है। योगी जी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
योगी जी आने वाले समय में इस अंतर्कलह के केंद्र में होंगे। और ये बीजेपी के अंदर, हाँ, बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह बढ़ रही है लगातार, उसके सेंटर में योगी जी उसके सेंटर में योगी जी होंगे ही होंगे। आप बहुत साफ सी बात है, जो गुजराती लॉबी है ये किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। योगी जी को भी बढ़ने नहीं दे रही है। योगी जी तो देखिए, फिर वो ये योगी जी आरएसएस के प्रोडक्ट तो है नहीं जो रुकेंगे, मठ के महंत भी हैं, तो उनको कोई कमी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में एक विशेष प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति का एक प्रमुख चेहरा भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह में तो योगी जी एक बड़े कारक रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको प्रदेश के उसमें देखें तो निश्चित तौर पर राहुल जी और अखिलेश जी के बीच में है, फंस गए हैं सैंडविच। राहुल जी और अखिलेश जी के बीच में सैंडविच। और अखिलेश यादव को आप किस तरह से देखते हैं पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में तो देखिए उनके, क्योंकि विरासत की पॉलिटिक्स उनकी है, उनकी विरासत की पॉलिटिक्स में अब आपके सामने है 2017 में कहाँ रही थी विरासत। उनके अपने ही लोगों ने मंच सजा करके उनको बाहर किया था। आपके याद है कहाँ रह गई विरासत की? उस शख्स ने तो कमाया है जो कुछ भी कमाया। आप देखिए उस आदमी की सज्जनता देखिए, शालीनता देखिए, उस शख्स का काम करने का अंदाज देखिए, एक अजात शत्रु की तरीके से बात करने का शैली देखिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी की फैन फॉलोइंग अगर की बात करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो दीवाना है युवा वर्ग उनका। उनकी पार्टी के लोग आप देखिए ना किस तरीके से युवाओं की पार्टी है वो। और कैसे अखिलेश यादव जी की एक चीज़ हमने देखी, थोड़े बहुत जिसको कहा जाए कि चैनलों से भी और थोड़ा निजी जगहों पर भी जब कभी शादी ब्याह में मुलाकात होती है यार, तो आप देखेंगे कि उनकी पहचानने की और उनकी मेमोरी, हंसता खिलखिलाता और इतना तनाव रहित रह करके इतने लोगों को जानना, पहचानना, बुला लेना, ये उनको और लोगों से अलग करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं राजनीति के अलावा मुक्त कंठ उनकी प्रशंसा करूंगा कि भाई जो विकास का जो मॉडल है अखिलेश यादव का, हाँ, वो विकास का मॉडल उनका और राहुल गांधी जी का लगभग आप देखिए, इनका प्रदेश के लिए, उनका देश के लिए। वो भी बात करते हैं कि रोजगार विहीन विकास बेकार है देश में। ये भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार विहीन विकास नहीं होना चाहिए। आप देखो कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में जो है मेट्रो बनती है दिल्ली में। अखिलेश यादव जी के समय में रिकॉर्ड समय में मेट्रो बनती है उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी जी पूरे देश में सड़कों के नेटवर्क उनके समय में, रिकॉर्ड समय में तरक्कियां होती हैं। अखिलेश यादव जी 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे बनाते हैं, रिकॉर्ड समय में बनाते हैं। 800 से ज्यादा अखिलेश यादव जी जो क्या बोलते हैं उनको, पावर स्टेशंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लाइन लॉस जहां से नहीं होता, मतलब लाइन लॉस पहले 40% होता था, उसके बाद आप लाइन लॉस उन्होंने 10% से भी कम कर दिया। आप देखिए 27 किलोमीटर का डायफ्राम गोमती रिवर का वो 20-21 महीने में बनवा देते हैं। और उसके बाद 1100 मीटर का डायफ्राम ये सरकार 8 साल से नहीं बनवा पा रही। वो शख्स जीएनआईपी कितनी बड़ी खड़ी कर देता है उत्तर प्रदेश में। 1400 करोड़ क्या 800-900 करोड़ जो भी है, 100 करोड़ रुपए और लगने थे, 8 साल से कूड़ा बना दिया है जीएनआईपी का। आप देखिए अखिलेश यादव जी में और वर्तमान योगी जी में और वर्तमान भाजपा सरकार में एक बड़ा अंतर है। वो मैं कह करके आपसे बताऊं कि अखिलेश यादव जी के हाथ में, उत्तर प्रदेश के मुतालिक बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी के हाथ में निर्माण की रेखा है। आप ज्योतिषी भी हैं लग रहा है। उनके हाथ में निर्माण की रेखा है। आप देखिए मैं बताता हूं। और क्यों? उन्होंने जीएनआईपी का निर्माण कराया, गोमती का रिवर फ्रंट का निर्माण कराया, आप देखिए मेट्रो का निर्माण कराया, 302 का आगरा का, पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे का उन्होंने वो किया, 800 से ज़्यादा पावर हाउसेस की बात करी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी उन्होंने बनवाया। आप देखिए कि इकाना स्टेडियम उन्होंने बनवाया, पूरा गोमती का जो नई गोमती नगर है एक्सटेंशन है, आप पूरा का पूरा उन्होंने बनवाया। और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के हाथ में विनाश की रेखा है।
निर्माण की रेखा नहीं, विध्वंस की रेखा है। इसीलिए इनका जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह बुलडोजर है, विनाश की वजह। हाँ, तोड़ने के, आप देखिए अकबर नगर तोड़ दिया। आप बताओ, लखनऊ में मैं गारंटी के साथ पूछता हूं, आपसे पूछता हूं कि पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, एक इमारत बता दीजिए जो 6 मंजिल से ऊपर की उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ में बनी, एक इमारत। अब ये तो कोई बीजेपी वाला बता पाएगा? कोई नहीं। लेकिन मैं रख रहा हूं इस बात को, अगर बीजेपी, आप इतने सुधी पत्रकार हैं, मैं तो कहता हूं ना कि एक, और जबकि अखिलेश यादव ने JNIP बनाई, पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, इकाना स्टेडियम बनाया, कई हॉस्पिटल बनाए, कई हॉस्पिटल नहीं, ये हॉस्पिटल कहीं बनाए, मैं तो 6 मंजिल से ऊपर की बात कर रहा हूं। ये वाला लोक भवन बनाया आपके सामने। भाजपा का बता दीजिए, एक 6 मंजिल से ऊपर की इमारत बता दीजिए, 8 साल हो गए, अगले को तो 5 साल मिले ना खाली, ठीक है ना। तो है क्या कि दल के हित से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश में निर्माण की रेखा अखिलेश यादव के हाथ में है और विध्वंस की रेखा भाजपा वालों के हाथ में। ये मुख्य अंतर है। ये तोड़ने में अपने आप को माहिर मानते हैं, ये तोड़ने में सुख महसूस करते हैं। अखिलेश यादव बनाने में सुख महसूस करते हैं, राहुल गांधी जी बनाने में सुख महसूस करते हैं। इसीलिए कांग्रेस देश बनाती है, सपा उत्तर प्रदेश बनाती है, और भाजपा वाले देश को तोड़ने का काम करते हैं। सुरेंद्र जी, चूंकि आप बहुत शेरो शायरी करते हैं, तो प्रोग्राम को मैं समाप्त करूंगा एक शेर के साथ जो आप, एक फहमीदा रियाज ने एक जगह पे बड़ी बढ़िया बात की थी देवकी भाई, अद्भुत है। हालांकि फिर आपके तमाम भाजपा वाले जुड़ जाएंगे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। लेकिन शायर दुनिया का होता है। फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, और कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो 2027 में हम सरकार बना करके दम लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ आज DNM पॉडकास्ट में थे। और सुरेंद्र जी की खासियत है कि अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस के फेवर की बात हो, अगर कोई गमी भी होती है पार्टी के भीतर जिसके लिए, जिसमें वो काम करते हैं, उस बात को भी वो बड़ी बेबाकी से स्वीकार करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद DNM बहुत शुक्रिया आपका सर।